हेलो एवरीवन। तो ये है आपका CBSE PYQ 2024 का 55/1/1 का सेक्शन सी पार्ट। सेक्शन सी में आपके पास आते हैं 7 क्वेश्चंस और इसमें 1 इंटरनल चॉइसेस भी आपको मिलेगी। ईच क्वेश्चन कंटेन 3 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट कर रहे हैं। सी अ क्यूब ऑफ साइड 0.1 मीटर इज प्लेस्ड एज शोन इन फिगर in a region where electric field is given to you, and here x is in meter and electric field is in Newton per coulomb. First part, we have to calculate the flux through the cube and the charge within the cube. Then तो यहाँ पे साफ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E जो आपको गिवन है ये है आपके पास 500 टाइम्स ऑफ x, डायरेक्शन है I कैप. देन वी हैव टू डिटरमाइन नेट फ्लक्स. तो नेट फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi net is equal to flux inside plus flux outside. x होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म एंड डायरेक्शन है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस. तो अगर हम नेट फ्लक्स निकालेंगे तो इसकी बहुत सारी सरफेसेस हैं. सी हमने मार्क किया पहला फेस, दिस वन इज़ फर्स्ट फेस और ये हो गया आपका सेकंड फेस. और भी बहुत सारे फेस होंगे एज सी थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, फिफ्थ एंड सिक्स ऑल्सो. बट सेकेंड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स में जो एंगल आपका आएगा थीटा, इट कम्स आउट टू बी 90 एंड द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स इज यूज़ करेंगे हम EA cos थीटा. और 90 होने की वजह से जो फ्लक्स आएगा वो आएगा ज़ीरो. किस किस के थ्रू? थर्ड में, कॉमा फोर्थ में, फिफ्थ में एंड सिक्स में. तो केवल फर्स्ट एंड सेकंड फेस ही ऐसे हैं जो पॉजिटिव एक्स एंड नेगेटिव एक्स की तरफ है, तो वहीं से नेट फ्लक्स आएगा. तो 3 नंबर के इस क्वेश्चन में फर्स्ट हम फाई इन को डिटरमाइन करेंगे. फाई इन फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास EA cos. देखिए डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की किस तरफ? एक्स एक्सिस की तरफ. एंड फर्स्ट की डायरेक्शन है A अपोजिट, तो यहाँ पे थीटा बन रहा है 180 डिग्री. cos 180 -1 हो गया. E की वैल्यू है बच्चों 500x एंड A हो गया 0.1 का स्क्वायर मीन्स 10⁻⁻². x की वैल्यू फर्स्ट फेज के लिए है 0.1 मीटर, तो इट कम्स आउट टू बी -5 × 10⁻² इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻². ये कैंसिल आउट. तो आंसर आ गया आपका इन जितना फ्लक्स कर रहा है -0.5 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर. ये ऐसा यूनिट है. यहाँ तक करने पर आपको 1 मार्क्स अवॉर्ड हो जाएंगे. देन हम निकालेंगे फिर फाई आउट. आउट होगा हमारा सेकंड उससे. यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स की तरफ, सो द एंगल बिटवीन देम सिंपली बिकम्स 0. तो फॉर्मूला हो गया EA cos 0 दैट इज़ +1. देन अगेन E की वैल्यू 500x, एरिया है 10⁻⁻1 का स्क्वायर मीन्स -2. नाउ x की वैल्यू सेकेंड फेज के लिए होगी. देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस एंड इट्स सिंपली 0.2 मीटर. वैल्यू प्लेस कर दीजिए तो इट कम्स आउट टू बी 5 × 10⁻² और x की वैल्यू है 0.2 एंड 10⁻⁻². कैंसिल आउट. तो हमारे पास आ गया 1 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर. देन अब हम नेट फ्लक्स ईजिली निकाल सकते हैं. फॉर्मूला था फाई इन प्लस फाई आउट, तो ये आ गया 1 - 0.5 यानी कि प्लस का 0.5 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर. नेट फ्लक्स निकालते ही हमारा कौन सा पार्ट सॉल्व हो गया बच्चों? A पार्ट सॉल्व हो गया. ये हम A कर रहे थे. देन हमें निकालना है B पार्ट. नेट चार्ज इनक्लोज. तो चार्ज इनक्लोज के लिए हम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q
क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनक्लोज का फॉर्मूला आ गया यहाँ से, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू प्लेस करनी है हमें, आंसर आ जाएंगी। तो ये है 5 नेट 0.5, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, एंड दैट इज़ 8.85 10⁻⁻12। फर्दर सॉल्व कर लीजिए। सी 5 पंजे 25, 2 8 पंजे 40 और 2 42, 4 8 पंजे 40 और 4 44, 0.3 के बाद तो ये आ गई 10⁻⁻12 ऑफ कूलम, एंड दैट ऑल्सो कैन बी रिटर्न एज 4.425 माइक्रो कूलम। तो ये आपका सॉल्व हो गया है क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें भी आपको 1 मार्क्स अवॉर्ड होगा। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन नेक्स्ट क्वेश्चन सी ए लिखा है, डिफाइन करंट डेंसिटी, इट इज़ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। देन सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, देन हम बात करते हैं करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय जे, फॉर्मूला होता है I/A और यूनिट हो गई एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो डेफिनेशन हो गई, द इलेक्ट्रिक करंट passing through per unit cross section area of conductor is called current density. ओके, नाउ सी अब हम बात करते हैं किसकी, इट इज़ वेक्टर और स्केलर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो रिप्रेजेंट क्या करती है। सो इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करती है। तो इसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई वेक्टर इज मेंटेन इन अ मेटेलिक कंडक्टर इफ एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसका मास एम है, चार्ज माइनस ई पर यूनिट वॉल्यूम इन अ कंडक्टर एंड टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, देन यू हैव टू शो दैट जे इक्वल टू अल्फा ई, और अल्फ़ा की वैल्यू है यहाँ पर NE² टाउ बाई एम। ठीक है, जे इक्वल टू अल्फ़ा ही हमें सॉल्व करना है। तो देखिए अल्फ़ा की वैल्यू आनी चाहिए NE² टाउ बाई एम। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। सी हमें सॉल्व करना है जे इक्वल टू अल्फ़ा ई, एंड अल्फ़ा आना चाहिए NE² टाउ बाई एम, ये हमें प्रूव करना है। देन सी मेन फॉर्मूले से ही स्टार्ट कर रहे हैं। जे का फॉर्मूला लिखा हमने I/A, आई होता है NEAVD। नाउ वी नो दैट VD इक्वल टू होता है बच्चों A टाउ, एंड A का फॉर्मूला होता है स्मॉल e कैपिटल E बाई एम, टाउ मल्टीप्लाई में चल रहा है। ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ प्लेस कर दीजिए। तो जे आ गया आपके पास, I था NEAVD अपॉन ए से ए कैंसल, VD की वैल्यू है स्मॉल e कैपिटल E m टाइम्स ऑफ टाउ। आगे सॉल्व कीजिए। तो जे आ गया आपके पास NE² टाउ बाई एम इंटू ई। ओके, देन यूजिंग वेक्टर फॉर्म, तो जे के ऊपर वेक्टर एंड ई के ऊपर वेक्टर। ई माइनस था पर स्क्वायर होने की वजह से ये प्लस का टर्म बन गया है। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो दिस टर्म, इसी को बच्चों अल्फ़ा कह रहा है।
इन ओरिजिनली ये जो अल्फ़ा है हमारा सिग्मा है, बिकॉज ये पूरी की पूरी वैल्यूज सिग्मा की हैं और सिग्मा कहलाता है हमारा कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ओके, तो ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सी, यह है इसका और पार्ट। क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं। व्हाट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज? ऑब्टेन द नेसेसरी कंडीशंस अंडर विच द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस। तो व्हीटस्टोन ब्रिज पहले हमें बताना है, एक नंबर का ये होगा सी, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हम लिखेंगे इसमें इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 registers as shown in figure। ये फिगर हम अपनी तरफ से देंगे। such that all registers, सबसे important लाइन, neither in series nor in parallel। ना तो वो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होते हैं और ना ही पैरेलल में। डायग्राम देना ज़रूरी है और इतना करने के बाद आपको 1 मार्क्स अवार्ड हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने P लगाया, एक हो गया हमारे पास, ये G रजिस्टर, ये R हो गया, ये Q हो गया, देन ये हो गया हमारा S। ये 5 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जो कि ना सीरीज़ में होगा और ना ही पैरेलल में होगा। ओके, तब बनेगा। नाउ इसको हमने कनेक्ट कर दिया बाई ए बैटरी। नाउ वी हैव टू डिराइव अंडर विच कंडीशंस ब्रिज इज बैलेंस। तो जो कंडीशन आएगी वो गिवन रेजिस्टेंस के टर्म्स में आनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे करंट फ्लो करा लिया। हमने क्या है, यहाँ से गया टोटल करंट I, यहाँ गया हमारा लेट से I1, रिमेनिंग यहाँ चला गया, दैट इज़ I माइनस I1। G में मैंने कहा करंट गया लेट से IG, तो यहाँ बचा है हमारे पास I1 माइनस IG। तो यहाँ पर जाएगा, ऊपर से आ रहा है IG और नीचे से मिल गया प्लस I माइनस I1। डायरेक्शन ऑफ करंट भी हमने एरो से मार्क कर ली है। इसमें हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ और देखेंगे किस तरीके से कंडीशंस आती हैं। सी, तो हमने लिया, ये रहा हमारा लूप 1, दिस इज़ द लूप 1, देन यूजिंग KVL and that is sigma E equal to sigma IR। ये हम यूज़ करेंगे और सबसे पहले करेंगे फॉर लूप 1 के लिए। तो लूप 1 में देखिए सिग्मा ई, कोई बैटरी तो कनेक्ट है नहीं, तो सिग्मा ई हो गया बच्चों 0। देन आगे बढ़ रहे हैं, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट सपोर्टेड द लूप इट इज़ पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। तो देखिए I1P हो गया आपका पॉजिटिव, प्लस IG इंटू G, ये भी पॉजिटिव, एंड माइनस I माइनस I1 इंटू Q, ये नेगेटिव। इसको मार्क किया हमने इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड लूप चला रहे हैं लाइक दिस। सी, ये हो गया आपका लूप 2, देन फॉर लूप 2 अगेन KVL यूज़ कर रहे हैं लूप 2 के लिए। तो ये देखिए करंट जो R वाली ब्रांच में है दैट इज़ I1, सिग्मा ई इसमें भी 0, एंड I1 माइनस IG लूप का सपोर्ट कर रहा है, देन I1 माइनस IG इंटू R, ये प्लस का, माइनस का मिला हमें IG प्लस I माइनस I1 जो S में फ्लो हो रहा है, और माइनस IG इंटू G, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। देखो इसमें क्या होता है, सिंस
व्हेन व्हीट स्टोन ब्रिज इज़ बैलेंस्ड, अगर ये बैलेंस्ड है तो कंडीशन होती है द गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो होता है वो बनता है बच्चों 0, ये कंडीशन है। देन अगर आप इन पॉइंट्स को, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, और 0 क्यों पॉसिबल है, बिकॉज वी ए किसके इक्वल हो जाता है, वी बी, सो देर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो हम आई जी को 0 रखेंगे दोनों इक्वेशंस में। देन फ्रॉम 1 एंड 2 रखिए, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू, कौन कौन से टर्म 0, दिस टर्म इज़ 0, तो हमारे पास बचा है I1 इंटू पी माइनस I इंटू क्यू, इक्वेशन 3। एंड इससे बचा है हमारे पास, ये देखिए, ये वाला टर्म 0 एंड ये वाला टर्म 0 और लास्ट वाला 0, तो ये बचा है 0 इज इक्वल टू I1 इंटू आर माइनस I1 इंटू एस, इक्वेशन 4। थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे सो इट विल लुक्स लाइक, ये प्लस वाले इधर ले आइए टर्म, I इंटू क्यू इक्वल टू I1 इंटू पी, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया साइमल्टेनियसली, तो ये बना I इंटू एस इज इक्वल टू I1 इंटू आर, टर्म्स कैंसिल आउट, तो फॉर्मूला आ गया Q बाई एस इज इक्वल टू P बाई आर, ये कंडीशन भी सही है। रीअरेंज करेंगे तो दिस विल लुक्स लाइक P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, तो ये हमने कर दिया प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सी क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अ प्रोटॉन विद काइनेटिक एनर्जी, तो हमारे पास गिवन है फर्स्ट थिंग के 1.3384 इंटू 10⁻⁻14 जूल मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्शंस बना दी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और ये मूव कर रहा है नॉर्थ से साउथ, तो ये मैंने डायरेक्शन यहाँ पे मार्क कर दी, ये है डायरेक्शन ऑफ वी, नॉर्थ टू साउथ। नाउ इट इज़ एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 मिली टेस्ला, तो यूनिट को SI में चेंज करना ना भूलिए, 2 मिली टेस्ला को कन्वर्ट कर दीजिए, इट सिंपली बिकम 2 इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला, एंड इट इज़ डायरेक्टेड ईस्ट टूवर्ड ईस्ट, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मार्क की है, ये इसकी डायरेक्शन है। तो साफ पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो V के परपेंडिकुलर है। देन फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट, फर्स्ट पार्ट, स्पीड ऑफ प्रोटॉन, तो ये आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। मास ऑफ प्रोटॉन आपको गिवन होता है, दैट इज़ 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। एक और चीज़ गिवन है, दैट इज़ Q बाई M, अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी डायरेक्टली तो हम यूज़ करेंगे 10⁸। देन द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इज़ K इक्वल टू ½ mv², m की जगह mp, तो ये फॉर्मूले का यूज़ करके हम इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहला टर्म, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, v निकालना है हमें स्पीड, तो v का फॉर्मूला बन गया यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ k अपॉन mp का स्क्वायर रूट, वैल्यू प्लेस कर दीजिए, सिंपली लुक्स आउट टू बी 2 इंटू 1.3384 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27। फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, ये देखिए -14 है तो ये -7 1 के बाहर, 1.67 को मैं लिख रहा हूँ 16.7, तो नीचे पावर हो जाएगी -28, तो बाहर आएगी बन के -14, अंदर दिखेगा कुछ ऐसे टर्म,
2 इंटू 1.3384 डिवाइड बाई 16.7। ये पावर जब आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगी 10⁻+7, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2 इंटू 1.3384, ये बनेगा 2.67 के अराउंड, एंड नीचे चल रहा है आपका 16.7। ये सॉल्व करने के बाद आता है स्क्वायर रूट में 0.16। इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 10⁻², यानी कि बाहर आके 4 इंटू 10⁻−1, यानी कि आंसर प्लस का 7 पहले से बाहर है, 4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया हमारा पहला आंसर। नेक्स्ट हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, मीन्स ए। सी बी पार्ट ए। तो ए का फॉर्मूला होता है स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम, पर ये यहाँ पे काम नहीं करेगा सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन नहीं है। बट वी नो दैट व्हेन V is perpendicular to E, B, तो आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, और सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस होता है, दिस वन सिंपली सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, एंड द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज v²/r। तो v तो हमें पता है, नो प्रॉब्लम, पर r हमें पता नहीं है। देन सी थर्ड में आपको r पूछा भी गया है, द रेडियस ऑफ पाथ। तो पहले हम r निकालेंगे, तो सबसे पहले हम r के लिए सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, तो मैंने यहाँ थर्ड पार्ट लिख दिया। परपेंडिकुलर के केस में QV भी इक्वल टू होता है mv² बाई r। r पहले आ जाएगा, देखिए v से v कैंसिल, तो r का फॉर्मूला आ गया mv/QB। देन सिंस उसने बोला था कि Q/m जहाँ भी आए, ये कहा था, ये रहा, तो Q/m को 1 इंटू 10⁸ लिख सकते हैं, मीन्स 10⁸। तो r निकाल लीजिए, प्लेस कर रहे हैं, तो 1 Qm/Q लिखेंगे हम 10⁻⁻8, रेसिप्रोकल हो गया। v हमने निकाला था, याद आ रहा है मुझे, 4 इंटू 10⁻6, एंड b देखिए इट इज़ वैल्यू गिवन है 2 मिली टेस्ला, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻3। तो r आ गया हमारे पास सॉल्व करने के बाद, ये 2 टाइम्स, देन 8, 3 यहाँ बचा है माइनस का 5, देन दिस सिंपली बिकम्स 2 इंटू 10⁻⁻5 प्लस का 6, यानी कि दिस वन मीन्स 20 मीटर। ये रेडियस आ गई। अब ये पूरी वैल्यू उठा के आप यहाँ प्लेस कर दीजिए, तो a बन गया हमारे पास v² मीन्स 4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर एंड अपॉन r। दिस वन इज 16/20 10⁻12, कैंसिल आउट हो गया है टर्म, 4/5 इंटू 10⁻12, दिस कैन बी रिटन एज 0.8 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखिए, यहाँ पे हमें सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन निकालने से पहले रेडियस हमें कैलकुलेट करना ज़रूरी है। तो ये आपके 1 मार्क्स के 3 पार्ट में 3 नंबर यहाँ से आपको रिवॉर्ड हो जाएंगे। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, एन इंडक्टर, अ कैपेसिटर एंड अ रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन AC सोर्स। एक्सप्रेशन ड्राइव करना है हमें एवरेज पावर का डिसिपेटेड इन द सर्किट। ऑब्वियसली नहीं गिवन है तो कंप्लीट साइकिल के लिए करेंगे, एंड ऑल्सो ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। नाउ सी, सिंस वी नो दैट सीरीज LCR बनेगा, ये आपका इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर, रजिस्टर कनेक्टेड विद एन AC सोर्स। तो ये जो डेरिवेशन है ये आपकी AC की स्टैंडर्ड डेरिवेशन है।
तो इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मैं सीधे फाइनल एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ. दैट सिंपली कम्स आउट टू बी पी एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई. ये आपका ड्राइव करके आएगी डेरिवेशन. यहाँ पर आपका फाई होता है फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई. वी एंड आई यहाँ पर स्टैंड वी एंड आई है. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कॉस फाई होता है यहाँ पर पावर फैक्टर. पावर फैक्टर से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है पावर फैक्टर का R/Z. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए हम ड्राइव कर देते हैं एक्सप्रेशन C. देन तो Z होता है यहाँ से, अगर आप सीरीज LCR के लिए निकालेंगे तो वो आता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. दिस वन इज Z. देन एट रेजोनेंस पे क्या होता है, जो आपकी सिंपल सोर्स फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी. एंड इन दिस केस जो आपका Z है इट सिंपली बिकम Z मिनिमम. वैल्यू आप देखिए, ये जब इक्वल हो जाएगी कंडीशन होती है इसके लिए XL बिकम XC के इक्वल. तो Z मिनिमम बनेगा इस वाले फॉर्मूले से सिंपली R. देन XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा L, बट इन दिस केस ओमेगा नॉट. XC होता है 1/ओमेगा C, इन दिस केस ओमेगा नॉट C. इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1/LC. देन ओमेगा नॉट आ गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन फॉर सीरीज LCR इज़ 1/√LC. इसको सिंपल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ना कह के इसको हम कहते हैं एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. पर अगर आप यहाँ तक भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. देन सिंस वी नो दैट एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है 2πf0. तो यहाँ से आपके पास सिंपल फ्रीक्वेंसी f0 आ जाएगी 1/2π टाइम्स ऑफ √LC. ये आपके पास डेरिवेशन आ गई. और f0 कहलाती है सिंपली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. तो एज आई टोल्ड यू पावर की डेरिवेशन स्टैंडर्ड डेरिवेशन थी तो उसको मैंने आपके लिए छोड़ दिया है. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सी क्वेश्चन नंबर 26. तो ये कुछ नए टाइप के क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन है आपके EM वेव वाले से. जनरली बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं पर ये थोड़ा सा अलग है. देखिए फर्स्ट पार्ट, द वेवलेंथ ऑफ द EM वेव इज़ ऑफन कोरिलेटेड विद द कैरेक्टरिस्टिक्स साइज ऑफ द सिस्टम दैट इमिट्स. यानी कि अगर आपके पास इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझते हैं, कोई सोर्स है तो वो कह रहा है कि सोर्स से जो लाइट निकलेगी या रेडिएशन निकलेगा उस रेडिएशन की जो वेवलेंथ होगी वो नियरली इक्वल होगी या कोरिलेट करेगी, डायरेक्टली होगी प्रोपोर्शनल किसके, सोर्स के साइज़ के साथ. तो इसको जस्टिफाई करना है दो एग्जांपल से. ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट पार्ट. तो हमने लिया एग्जांपल 1. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गामा रेज की. गामा rays. Then the wavelength of gamma rays, since frequency is very high so wavelength is very low. आप ऑर्डर से निकाल सकते हो. देन वेवलेंथ का जो ऑर्डर आता है इसका आता है 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻⁻15 मीटर तक. अब गामा रेज निकलती कहाँ से हैं, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ गामा रे. तो गामा रे निकलती हैं न्यूक्लियस से. तो न्यूक्लियस की अब बात करते हैं साइज़ की. तो इसका जो साइज़ आएगा ये कोरिलेट करेगा वेवलेंथ के साथ. देन सिंस वी नो दैट साइज़ ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो होता है फर्मी के ऑर्डर का. एंड 1 फर्मी इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर. तो देखिए जो साइज़ है इट इज़ डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द वेवलेंथ. एक एग्जांपल हमारा ये हो गया. देन एग्जांपल 2. देन एग्जांपल 2 देखिए हम बात करते हैं विजिबल लाइट की. विजिबल लाइट
विजिबल लाइट में जनरली हमारा होता है जो वेवलेंथ लैम्डा 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक। देन इन दिस केस विजिबल लाइट कहाँ से निकलती है? ये निकलती है एटम से जब कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन लेता है बिटवीन टू लेवल्स, तब आपका फोटोन जो है वो निकलता है एज अ क्वांटा, और ये क्वांटा विजिबल लाइट का भी हो सकता है। नाउ द साइज़ ऑफ एटम वेरी करता है, पर अगर आप जनरली देखोगे कि साइज़ ऑफ एटम जो होता है उसका जो ऑर्डर आता है रेडियस का, ये ऑर्डर भी क्या आता है? रेडियस के ऑर्डर की बात कर रहे हैं एग्जैक्टली, ये भी होता है ऑल्सो इन एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे क्या पता चला? वेवलेंथ अगर एंगस्ट्रॉम में है तो साइज़ ऑफ सोर्स उसका जो है वो भी किस में है? एंगस्ट्रॉम में है। तो इट इज़ डायरेक्टली को रिलेटेड। यही इन्होंने 2 एग्जाम्पल देने के लिए कहा है। नाउ सी इसमें नेक्स्ट पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सी बी का फर्स्ट, लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट यूजेज शॉर्ट वेव बैंड्स, वाई? तो वो कह रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस जो रेडियो वेव हैं, रेडियो ब्रॉडकास्ट मीन्स रेडियो वेव, वो शॉर्ट वेव बैंड यूज़ करते हैं, ऐसा क्यों? तो आइए इसको समझते हैं। सी तो व्हेन दिस इज़ जनरली टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बी का फर्स्ट पार्ट। तो ये हमारी अर्थ है। अब अर्थ पे बहुत सारे टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। कम्युनिकेशन पहले सिलेबस में था, अब नहीं है। सबसे अच्छा वाला जो होता है वो होता है बच्चों स्पेस वेव कम्युनिकेशन, जिसमें वेव कहाँ से आती है? आपकी जो आपकी सैटेलाइट है, सैटेलाइट से वेव जो होती है वो रीडायरेक्ट होती है, और सैटेलाइट से वेव रीडायरेक्ट होने के लिए जो एंटीना इस्टेब्लिश किए जाते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, उनसे चलाई जाती है रेडियो वेव। अब वो कह रहे हैं कि रेडियो वेव ही क्यों? क्वेश्चन इज दिस, लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो वेव कास्ट के लिए शॉर्ट वेव, और शॉर्ट वेव का मतलब 2 वेव होती हैं शॉर्ट, एक होती है बच्चों रेडियो वेव एंड प्लस दूसरा माइक्रो का मतलब शॉर्ट, ओके, माइक्रोवेव। तो ये दोनों ही क्यों यूज़ करते हैं? तो एक्चुअली होता क्या है, सी यहाँ पर होता है हमारे पास एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, और इसमें होता है आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर के साथ प्रॉब्लम क्या है? आयनोस्फेयर जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी जो वेव होती हैं उनको एब्जॉर्ब करता है, जबकि रेडियो वेव को एब्जॉर्ब नहीं करता। तो आयनोस्फेयर डू नॉट एब्जॉर्ब रेडियो वेव, रेडियो प्लस माइक्रोवेव, एंड रेडियो प्लस माइक्रो को ही कंबाइन में, इन्हीं को कंबाइन में हम शॉर्ट वेव कहते हैं। तो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इसका फ़ायदा क्या होता है? ये पेनिट्रेट करती हैं आयनोस्फेयर से और स्पेस तक पहुंचती हैं, जहाँ पे हमारे पास होती हैं सैटेलाइट्स, जिनसे ये रिफ्लेक्शन लेकर आराम से बी पॉइंट तक पहुंच जाती हैं, और इस टाइप के कम्युनिकेशन को कहते हैं स्पेस वेव कम्युनिकेशन। तो इसके लिए कौन सी वेव सूटेबल होंगी? जो आयनोस्फेयर में एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, और वो शॉर्ट वेव होंगी। शॉर्ट वेव का मतलब शॉर्ट वेव लेंथ से नहीं है। शॉर्ट वेव मीन्स रेडियो वेव, दिस वन, इनकी फ्रीक्वेंसी शॉर्ट होती है, वेवलेंथ इनकी काफ़ी हाई होती है। देन सी बी पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। सी क्वेश्चन इज, ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप जो होते हैं वो बिल्ड किए जाते हैं ग्राउंड पे, बट एक्सरे एस्ट्रोनॉमी इज़ पॉसिबल ओनली फ्रॉम सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ। तो यहाँ पे ये सैटेलाइट बोलने का मतलब यानी कि फ्रॉम स्पेस की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं ऐसा क्यों है। सी देखिए, जो बी का सेकंड पार्ट है ये भी बिल्कुल जो मैंने अभी आपको फर्स्ट का रीज़न समझाया उसी से रिलेट करता है। तो देखिए सेकंड वन, अब इन्होंने कहा जो रेडियो है एंड प्लस ऑप्टिकल, ये 2 टाइप के टेलीस्कोप, दीज 2 टेलीस्कोप, इनको हमने लगाया अर्थ पे। तो एज आई टोल्ड यू कि रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव को, ये हमारी हो गई अर्थ, ये इसका एटमॉस्फेयर। रेडियो वेव को आपकी अर्थ का जो आयनोस्फेयर है ये एब्जॉर्ब नहीं करता। तो यहाँ पर हमने लगाया क्या? टेलीस्कोप। ये लगाया हमने टेलीस्कोप देखने के लिए अर्थ पे।
तो ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो रेडियो वेव आपकी पेनिट्रेट कर सकती है आयनोस्फीयर पे, तो आराम से इनसे हम टेलीस्कोप का यूज़ करा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है एक्सरे एस्ट्रोनॉमी के साथ, एक्सरे जो होती है जनरली उसको एक्सरे कैन बी एब्जॉर्ब बाई आयनोस्फीयर, ये आयनोस्फीयर एब्जॉर्ब कर सकता है। तो होता क्या है सी, जो बहुत दूर दूर जो हमारे प्लैनेट्स वगैरह होते हैं, प्लैनेटरी स्टार्स होते हैं, जैसे स्टार्स वगैरह हैं, तो ये इमिट करते हैं एक्सरे। अब प्रॉब्लम क्या है, एक्सरे आयनोस्फीयर ने क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली, तो अर्थ तक पहुंचती नहीं है। तो रेडियो एंड ऑप्टिकल टेलीस्कोप हमारे किसी काम के नहीं है उन एक्सरे को डिटेक्ट करने के लिए। इसके बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्पेस में हम क्या लगाते हैं, स्पेस टेलीस्कोप। स्पेस टेलीस्कोप में आयनोस्फीयर वगैरह नीचे रह जाएंगे, स्पेस ऊपर है, तो ये आने वाली एक्सरे को बहुत ही आराम से एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे हम दूर गैलेक्सी और स्टार्स वगैरह को देख सकते हैं। तो दैट्स वाई एक्सरे, सैटेलाइट बोलने का क्या मतलब है, सैटेलाइट जनरली वो टेलीस्कोप की बात कर रहा है, एक्सरे एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स का ये टॉपिक है, ठीक है। तो ये आराम से स्पेस में ही काम करते हैं। रेडियो एंड ऑप्टिकल करेंगे अर्थ पर अच्छा काम, पर ये वाले कहाँ काम करेंगे, स्पेस में। सो दिस इज़ द रीज़न में आंसर कैसे करेंगे आप, एक्सरे कैन बी एब्जॉर्ब बाई आयनोस्फीयर, सो वी यूज़ स्पेस सैटेलाइट, ओके, एंड डू नॉट यूज़ रेडियो एंड ऑप्टिकल टेलीस्कोप। तो ये है आंसर लिखने का तरीका। द नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, राइट द ड्रॉबैक ऑफ एटॉमिक मॉडल्स ऑफ रदरफोर्ड। तो सबसे पहले हम ड्रॉबैक की बात करते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो दो ड्रॉबैक देंगे हम। पहला, डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एक तो एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं करता। सेकंड, डज नॉट एक्सप्लेन इमिशन स्पेक्ट्रा। ड्रॉबैक और भी थे, पर ये 2 मेजर ड्रॉबैक हैं। तो ये 2 मेजर ड्रॉबैक के आपको हाफ मार्क्स अवार्ड हो जाएंगे। देन सी, शो दैट डिफरेंट ऑर्बिट्स, हाउ डिड द बोर रिमूव दैम। अब बोर्स के एटॉमिक मॉडल ने इनको कैसे रिमूव किया, तो इसका आंसर आप करेंगे। देखिए, पहला था स्टेबिलिटी, तो ये रिमूव किया गया यूजिंग क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट से। और इसमें इन्होंने दिया क्या था, इसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट। और कंडीशन क्या थी इनकी, कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट फॉर विच इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज NH/2π के इक्वल हो, जहाँ पर n आपका 1 2 3 4 सो ऑन, एंड इन दीज ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन डू नॉट इमिट रेडिएशन, तो उन्हें कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। सेकंड, इमिशन का कैसे दिया था, ये दिया था इन्होंने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को क्वांटाइज करके, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ओके। इससे क्या दिया था इन्होंने कहा था कि जो फोटोन इमिट होगा उसकी जो एनर्जी होगी वो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल के गैप के इक्वल होगी, एंड यहाँ पर E जो होगा दैट इज़ -13.6 आता है। थ्योरी का क्वेश्चन है तो आपको डेरिवेशन करने की कोई नीड नहीं है, अपॉन n², एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो E जो है आपका क्वांटाइज है, तो ये जो फोटोन की एनर्जी भी क्या होगी, क्वांटाइज होगी, और इसी से आपका इमिशन स्पेक्ट्रा आएगा, इमिशन स्पेक्ट्रा जनरेट होगा। तो इस तरीके से इन्होंने दोनों जो खामियां थी रदरफोर्ड की वो दूर की। तो यहाँ पे भी आधा आधा मार्क्स अवार्ड होगा। नाउ शो दैट्स द डिफरेंट ऑर्बिट्स इन बोर्स एटम आर नॉट जनरली इक्वली स्पेस्ड। तो इक्वली स्पेस्ड क्यों नहीं होते हैं, तो देखिए सी,
इसका मेन रीज़न है, ये भी 1 मार्क्स का है, बिकॉज रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। अब जरा इक्वली स्पेस का मतलब समझते हैं। ये हो गया आपका सेंटर में न्यूक्लियाई। देन अगर हम n इक्वल टू 1 लें, सी फॉर n इक्वल टू लेट से 1 मीटर, तो प्रोपोर्शनलिटी 2 मिनट के लिए k की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो r1 आएगा बच्चों 1 मीटर। पर जैसे ही आपने n इक्वल टू रखा 2 मीटर, तो r2 आएगा 2 का स्क्वायर, मीटर बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, n 1 रखने पर r 1 मीटर, n 2 रखने पर r 2 का स्क्वायर 4 मीटर। तो 1 मीटर के लिए आप खींचोगे ऑर्बिट लाइक दिस। अब डबल ना होके ऑर्बिट सीधे 4 टाइम्स हो गई, तो लाइक दिस। और जैसे ही आप n की वैल्यू 3 प्लेस करोगे, r3 होगा 9। 9 मीन्स ऑर्बिट हो जाएगी आपकी सी और ज़्यादा बड़ी। तो इक्वल स्पेस ना होने का मतलब सी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये इसका डबल नहीं है, तो इक्वली स्पेस नहीं है, और ये और ज़्यादा बड़ा है। तो दीज आर नॉट इक्वली स्पेस्ड बिकॉज, रीज़न लिखोगे आप, r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है। अगर n के प्रोपोर्शनल होता तो इक्वली स्पेस्ड होती। तो दिस इज़ द मेन रीज़न। नाउ सी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सी क्वेश्चन नंबर 28, स्टेट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। 1 बाई 1 सॉल्व कर रहे हैं। 2 प्रॉपर्टी मीन्स आधे आधे मार्क्स की। तो पहली प्रॉपर्टी न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस क्या होता है आपका, बहुत ही छोटी सी रेडियस होती है। एंड न्यूक्लियस की और क्या प्रॉपर्टी, फर्स्ट इट कंटेन्स, न्यूक्लियस के बारे में बात हो रही है, न्यूक्लियर फोर्स की मत लिख देना। इट कंटेन्स ओनली न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी न्यूक्लियस की, सेकंड प्रॉपर्टी इसमें गिवन है, ये देखिए, shows that the density of nucleus means nucleus is always remains constant, same, जो प्रूव करना है। तो ये हम लिख सकते हैं, density of any nucleus always remains constant। मैं फिर से दोहराता हूँ, न्यूक्लियर फोर्स नहीं पूछा है, तो फोर्स की प्रॉपर्टी कोई ना लिखे, अदरवाइज कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। देन बी पार्ट, सेकेंड पार्ट में आपको क्या पूछा है, वाई द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज मच मोर देन द एटम। तो इट इज़ सिंपल, सी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम होता है किसी भी स्पेरिकल के लिए 4/3 पाई आर क्यूब। तो आई कैन सिंपली राइट कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड रेसिप्रोकल टू r टू द पावर 3। नाउ सी, अब इनको हम अप्लाई कर रहे हैं 2 चीज़ों में। सी, फॉर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का क्या होता है, मास आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो m आपका क्या होगा, m फॉर न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन m फॉर एटम, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस सिंपली बिकम्स ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ एटम। सेकंड, ये रीज़न तो है ही, इसके अलावा आप रेडियस के बेस पे भी दे सकते हो। सी, वी नो दैट रेसिप्रोकल है, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होती है इट इज़ लेस देन रेडियस ऑफ एटम, और अगर ये लेस है तो डेंसिटी क्या होगी इसकी ज़्यादा। तो दोनों चीज़ें सपोर्ट करती हैं। सो डेंसिटी ऑफ, यहाँ पे रिलेशन लिखा हुआ है, न्यूक्लियस बिकम्स ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ एटम। तो दोनों तरीके से, मास के बेसिस पे भी, क्योंकि सारा मास न्यूक्लियस ही कंटेन करता है, और सेकंड रेडियस के बेस पे भी। एग्जांपल से समझा देते हैं आपको। सी, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर, ये जिसका जो ऑर्डर होता है वो होता है बच्चों फर्मी का, एंड 1 फर्मी में होते हैं 10⁻⁻15 मीटर, जबकि आर रेडियस ऑफ एटम का जो ऑर्डर होता है ये होता है एंगस्ट्रॉम का,
एंड 1 एंगस्ट्रॉम में होते हैं 10⁻⁻10 मीटर। तो इसका आर बहुत लेस है, सो डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई। नाउ इसी को थर्ड पार्ट में प्रूव करना है। सी, शो दैट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मैटर मीन्स न्यूक्लियस आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज सेम फॉर द ऑल न्यूक्लियाई, सभी न्यूक्लियाई, चाहे वो कॉपर का हो चाहे वो फिर एल्युमिनियम का हो, सबकी डेंसिटी वो कह रहे हैं सेम। इवन वी कैन कैलकुलेट, पर हम सेम प्रूव करके दिखाएंगे। तो देखिए सी, थर्ड पार्ट, डेंसिटी हमें प्रूव करनी है कांस्टेंट होती है, इसी को हम सेम बोलते हैं। ओके, ये हमें प्रूव करना है। देन डेंसिटी का फॉर्मूला बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम, सारा का सारा मास जो होता है m, ये होता है ड्यू टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। इट कैन सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। अगर हम कैपिटल M को क्या लिख दें, मास नंबर लिख दें। ओके, तो ये इस पर डिपेंड करता है। नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम कैन बी रिटन एज 4/3 πr³। तो फॉर्मूले में वैल्यू रख दी हमने, m मास नंबर है। ओके, देन मास नंबर को हम a से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस। ओके, तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया a के। देन v, दिस वन इज कांस्टेंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। तो वी कैन सिंपली राइट कि रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऊपर a एंड नीचे r³। देन सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो r रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होती है उसका फॉर्मूला होता है बच्चों r0 a⁻1/3। r³ कर लीजिए दोनों तरफ, तो ये क्यूब हो गया। दिस वन इज कांस्टेंट टर्म। ओके, तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी लेके आ गए एंड ये बचा a। देन डेंसिटी, सारी चीज़ें कांस्टेंट चल रही हैं, ऊपर चल रहा है a। r³ कैन बी रिप्लेस्ड बाई a से a कैंसिल, प्रोपोर्शनलिटी हटेंगी तो यहाँ पर एक कांस्टेंट चलता रहेगा मल्टीप्लाई में, यानी कि डेंसिटी जो आई है सिंपली न्यूक्लियस की, ये हमने प्रूव करी है। ये क्या होती है सभी न्यूक्लियस की, कांस्टेंट। बिकॉज डेंसिटी के फॉर्मूले में प्रोपोर्शनलिटी में ना तो a आएगा, ठीक है, ना ही किसी का r, दैट्स वाई। तो ये हमने सेक्शन सी सॉल्व किया है, सेट नंबर 55/1/1 का, लास्ट ईयर का। सेक्शन डी भी बहुत जल्द चैनल पे अपलोड होगा। थैंक यू फॉर ऑल एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।